हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ क्रिया शारीर। आज हम कंटिन्यू करेंगे मल से। ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले धातु और उनके मल। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो 7 धातुएं हैं। चरक के अकॉर्डिंग रस का जो मल है वो कफ है, रक्त का पित्त है, मांस का क्षय मल है, मेद का श्वेद है, अस्थि का केश और लोम है, मज्जा का अक्षिवेट त्वक स्नेह है और शुक्र का कोई मल नहीं है। ठीक है, ये हमें जनरली याद रहता ही है। इसमें बस इंपॉर्टेंट कौन सा है, मांस का याद रखेंगे खमल और मज्जा का अक्षिमल। ठीक है, खमल जो अपने कान से आता है, नाक से आता है, उसको मान सकते हैं। ओके, और अक्षिवट मतलब जो आंखों से आती है। ये दो ही इंपॉर्टेंट है। अब वाग्भटनिका का है रस का, रक्त का, मांस का, मेद का सेम माना है। बस केश अस्थि में नख, केश के साथ नख को ऐड कर दिया है। ओके, और एंड में जो शुक्र है उसका मल ओज बता दिया है। तो वाग्भट ने शुक्र को क्या बताया है, ओज को क्या बताया है, शुक्र का मल। अब हम सुश्रुत चारंगर पढ़ेंगे। तो उन्होंने भी सारी चीज़ें चरक के सेम ही बताई है। बस जो अस्थि और मज्जा है वो अस्थि और मज्जा का नख और रोम बताया है वाग्भट के अकॉर्डिंग। और इन्होंने क्या किया है, शुक्र का कोई नहीं माना है। ठीक है, मतलब लास्ट है शारंगधर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे अलग है और इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उन्होंने रस का जो मल बताया है वो जीवा, नेत्र, कपोलगत जो भी जलाता है वो बताया है। रक्त का मल उन्होंने पित्त में स्पेसिफिकली रंजक पित्त बताया है। मांस का कर्ण भी सेम लिया है। मेद का इन्होंने बताया है जीवा, दंत, कक्ष या मेड का मल। ठीक है, मेद या मुख का जो मल है वो सारे उन्होंने बताए हैं मेद के। फिर है अस्थियों का इन्होंने सिर्फ नख बताया है। मज्जा का नख नेत्र मल है। और शुक्र का मल क्या बताया है, मुख स्निग्धता, पीटिका। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा याद रख लेने, श्मश्रु जो है या दाढ़ी है वो ढलहण ने बताया है किसका, शुक्र का मल। ओके, इसमें हमें शारंगधर के इंपॉर्टेंट कौन से याद रखने हैं, पित्त में स्पेसिफिक बताया है। और मेद के जो मल हैं ये दो अलग बताए हैं, ये याद रखने हैं। और अस्थि का मल चरक ने केशलोम माना है, बाकी दोनों आचार्य ने नखरोम माना है। और ओज धातु को मल सिर्फ इन्होंने माना है, मल। ठीक है, जो शरीर को मलिन करे और आहार के किट भाग से उत्पन्न हो उनको मल कहते हैं। ठीक है, आहार के 2 भाग रहते हैं, एक तो सार भाग या रस भाग रहता है और एक किट भाग रहता है। मॉडर्न में भी हम देखते हैं जो हमारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं किट भाग, और जो हमारा न्यूट्रिशंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, रस भाग। ठीक है, तो जो किट भाग रहता है उसी को हम संस्कृत आयुर्वेद में मल कहते हैं। हमारे मल का प्रमाण बताया है, पुरीश मतलब जो हम फीकल मटेरियल निकालते हैं, स्टूल निकालते हैं, उसको पुरीश बोलते हैं। उसका प्रमाण 7 अंजलि बताया गया है। ठीक है, जो हमारा मूत्र है या यूरिन है उसका प्रमाण 4 अंजलि है। और जो हमारा स्वेद है या जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसका प्रमाण 10 अंजलि है। ये किन किन महाभूत से बने रहते हैं, तो जो पुरुष रहता है वो पृथ्वी और जल महाभूत से बना रहता है। जो मूत्र है वो जल और अग्नि महाभूत से बना रहता है। और स्वेद वो भी जल और अग्नि महाभूत से ही बना रहता है। इनके कर्म देखते हैं, काम देखते हैं। तो पुरुष रहता है वो क्या काम करता है, उपस्तंभन का काम करता है। ठीक है, ऐसा बोला है सुश्रुत ने, उपस्तंभन का काम करता है। ठीक है, वाग्भट ने उपस्तंभ की जगह अवस्तंभ बोला है और चरक ने उपस्तंभ को ही उपस्तंभ बोला है। ठीक है, ये तीनों वर्ड रिलेटेबल है क्योंकि एग्जाम में एक वर्ड दे देते हैं तो कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, फिर है मूत्र का काम। मूत्र का काम बताया है बस्ती पूर्ण करना और क्लेद का वहन करना। जो हमारे शरीर में क्लेद है या फिर जितना भी मॉइस्चर है उसका वहन कौन करता है, हमारा मूत्र। फिर लास्ट है स्वेद। स्वेद का भी सेम काम है, क्लेद का वहन करना है, क्लेद का धारण करना। इसके अलावा त्वचा की सुकुमारता। ठीक है, जो हमारी त्वचा या स्किन है उसके मॉइस्चर को भी वो कंट्रोल करता है, कौन, स्वेद। ऐसा बोला सुश्रुत ने। अगला है पुरीश। पुरीश के पर्याय हैं शकृत, मल, किट, श्यामल, वर्च, उच्चार, उपवेशन और विष्णु अवस्थकर। इसमें उपवेशन संस्कार है, करते हैं तो इम्पोर्टेंट है। पुरुष निर्माण की प्रक्रिया का सबसे पहले वर्णन किया था वाग्भट ने। ओके, ऐसे ही मूत्र के सबसे पहले किया था सुश्रुत ने और श्वेत का सबसे पहले किया था भाव प्रकाश ने। तो पुरुष का किसने किया, वाग्भट ने। पुरुष की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है, तो अन्न के, हमें पता है अन्न के पाचन के पश्चात 2 भाग बनते हैं, एक सार भाग या रस भाग और दूसरा किट भाग। इसमें किट के 2 भाग होते हैं फिर से। एक तो अच्छ या जो तनु भाग रहता है जिसमें लिक्विड मैटर ज़्यादा रहता है, उससे मूत्र का निर्माण होता है। और जो घन भाग रहता है उससे पुरुष का निर्माण होता है। इसमें कौन सी वायु मदद करती है, तो समान वायु। समान वायु का काम क्या है, जो पढ़ा था, पचती अन्न विभजते सार किट पृथक। तो जो सार और किट भाग है उसको पृथक करना किसका काम होता है, समान वायु का। अतः पुरुष निर्माण में कौन सी वायु भाग लेती है, समान वायु। पुरुष की उत्पत्ति कहाँ होती है, पक्वाशय में होती है। और पुरुष धरा कला जो कि 5th नंबर पे होती है उससे उत्पन्न होती है। अब गुदा के भेद देखते हैं। तो उत्तर गुद जहाँ पे पुरुष आके अवतिष्ठ मतलब रुकता है। ओके, और जहाँ से पुत्र जो पुरुष है निष्क्रमित होता है उसको अधर गुद बोलेंगे। अगला है मूत्र। तो मूत्र के पर्याय हैं मूत्र में है बस्तिमल, नृजलभ,
प्रस्ताव और स्राव। ठीक है, मूत्र क्या रहता है, कीट ही भाग रहता है, बट उसमें जो तनु भाग रहता है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। इसका सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया और नियंत्रण का वर्णन किसने किया था, सुश्रुत ने किया था। शुरू कहाँ से होती है प्रोसेस, पक्वाशय। इंपॉर्टेंट है, पुरुष की मूत्र की जो भी प्रक्रिया है बननी शुरू, वो कहाँ थी, पक्वाशय या बड़ी आंत से मान सकते हैं। फिर हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, हमेशा पाचक पित्त करता है। ठीक है, तो पुरुष के लिए समान वायु और मूत्र के लिए पाचक पित्त। इसका कर्म क्या है, पहला मेन इंपॉर्टेंट काम है क्लेद वाहन। ठीक है, जो हमारा क्लेद है उसका वहन करना। फिर है सुश्रुत ने इंपॉर्टेंट बताया है विषापहम, ये वाला श्लोक याद है, मूत्रम मानुषम च विपावहम। सेम अष्टांग हृदय ने बोला है मानुष मूत्रम तू विषापहम। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने तू विषापहम वाला बोला है, सुश्रुत ने च विषापहम। फिर भाव प्रकाश ने बोला है नरमूत्रम गरम हंति, तो जो नरमूत्र है वो गर या विष को नष्ट करता है। तद्विद सेवितम रसायनम, और उसका सेवन रसायन की भांति बताया है, किसने, भाव प्रकाश ने। अगला है स्वेद, तो स्वेद का वर्णन सबसे पहले भाव प्रकाश ने किया है। स्वेद निर्माण की प्रक्रिया भाव प्रकाश ने समझाई है। इसके पर्याय क्या क्या बताए गए हैं, स्वेद घर्म या निग्धाग, और इसका कर्म क्या है, सेम क्लेद का धारण करना। अब है जो सबसे इम्पोर्टेंट दोष धातु, उनकी मल की क्षय और वृद्धि के लक्षण। तो सबसे पहले हम धातुओं में पढ़ते हैं, तो वात धातु है। वात धातु के क्षय के लक्षण है, तो जब शरीर में वात कम होगा तो चेष्टाएं हैं वो मंद हो जाएंगी। अल्प वाक्यम, बोलने या बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अप्रहर्ष, मतलब मन खुश नहीं रहेगा। मूड और संज्ञता, ये बोले हैं सुश्रुत ने। और वृद्धि के लक्षण होंगे वाक पारुष्य, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कार्श्य, काष्ण, गात्रस्फुरण, उष्णकामिता, निद्रानाश, उष्णकामिता और निद्रानाश। फिर है अल्पबल, गाढ़ वर्चस्व, पीताभासता, संताप, शीत कामित्व, ये हैं पित्त के। ठीक है, तो ये इन तीन में से वाक परुष्य, उष्णकामिता, निद्रानाश और गाढ़ वर्चस्व, ये वात की वृद्धि के लक्षण इंपॉर्टेंट है। फिर पित्त के पढ़ते हैं, तो पित्त के क्षय होने से उष्मा है या अग्नि है उसकी मंदता हो जाती है और निष्प्रभावत्वम, शरीर की प्रभाव कम हो जाती है। और उसकी वृद्धि से पीतोभासता होती है, शीत कामित्व और अल्पनिद्रा। तो निद्रानाश, अल्पनिद्रा, उष्ण और शीत कामित्व इंपॉर्टेंट है। और इंद्रिय दुर्बलता किसकी वजह से होती है, पित्त की वृद्धि से इंद्रियां दुर्बल होती हैं। फिर कफ में पढ़ते हैं, तो कफ के क्षय से रुक्षता, अंतर्दाह, आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्माशय में शून्यता, तृष्णा, दौर्बल्य, संधि, शैथिल्य और प्रजागरण। तो संधि शैथिल्य इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तृष्णा जो होती है वो कफ के क्षय से होती है। फिर वृद्धि के लक्षण देखते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट अतिनिद्रा, संधि विश्लेष और अस्थि विश्लेष है। ठीक है, संधि शैथिल्य तो कफ की क्षय से, और संधि विश्लेष, अस्थि विश्लेष कफ के बढ़ने से। अगला है धातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षण, तो रस धातु के क्षय के लक्षण में ये वाला कोटेशन इंपॉर्टेंट है। घटते सहते शब्द न उच्यते शुल्यते, हृदय ताम्यंती स्वल्प चेष्टा से अपनी रसशे, तो रस की क्षय से हृदय ताम्यति, और शब्द न, जो हमारा मन है वो शब्द को सहन नहीं कर पाता है। सुश्रुत ने बोला है रस क्षय से हृदय में पीड़ा, कंपन, शून्यता और तृष्णा होती है। और वाग्भट ने भी शब्द असहिष्णुता बताई है। तो शब्द असहिष्णुता और हृदय में पीड़ा किसका लक्षण है, रस के क्षय होने का। रस की वृद्धि का लक्षण है हृदय में उत्क्लेद होना, प्रसेक होना। ठीक है, और वाग्भट ने बोला है कि श्लेष्मवत, तो जैसे कफ वृद्धि के लक्षण सेम लक्षण रस वृद्धि में मिलेंगे। फिर रक्त वृद्धि, रक्त क्षय, तो रक्त क्षय से परुषता, स्फुटता, म्लाना और त्वचा में रुक्षता होना, ये है रक्त के क्षय के लक्षण बोला है चरक। सुश्रुत ने इंपॉर्टेंट है इसमें शिरा शौथिल्य, तो जो शिराएं हैं उनमें शिथिलता आती है किससे, रक्त की कमी से। सेम बोला है वाग्भट ने शिरा शिथिल्य। अगला है अम्ल शिशिर प्राप्ति, अम्ल शिशिर प्राप्ति, अम्ल और शिशिर पदार्थों की इच्छा होना रक्त के क्षय में। और रक्त की वृद्धि के लक्षण में जो रक्तांग अक्षिता, तो अंग और आंखों का लाल कलर का होना, सीरा पूर्णता होना। इसके अलावा स्किन डिजीज जितने भी है, विसर्प, विद्रधि, प्लीहा, कुष्ठ, रक्तपित्त, उपकुंश, गुल्म, कामला, व्यंग और अग्निनाश होना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है अग्निनाश होना। बाकी सारी स्किन की डिजीज है वो होंगी। जो अंग है और हमारे आंखें हैं वो रेड कलर की हो जाएंगे, उनमें रेडनेस आएगी और सीरा पूर्णत्व है। अगला है मांसक्षय, तो जब मांसक्षय होगा तो विशेषतः स्विग में, ग्रीवा और उदर में शुष्कता आएगी। चरक ने बोला, सुश्रुत ने इंपॉर्टेंट बोला धमनी शैथिल्य, तो धमनियां हैं उनमें शिथिलता आएगी। इसके अलावा वाग्भट ने दो इंपॉर्टेंट बोले, गंड और स्फिक, मतलब गंड प्रदेश और स्फिक प्रदेश में शुष्कता आएगी, और दूसरा संधियों में वेदना होगी। तो संधि वेदना शुरू होती है मांसक्षय।
मांस वृद्धि में क्या रहेगा कि जो स्विगखंड ओष्ठ उरु जंगा प्रदेश है उनकी वृद्धि हो जाएगी या गुरुगात्रता होगी। मेदक्षय है अगला। मेदक्षय में हम इसमें संधि वेदना पढ़ते हैं मांसक्षय में, और मेदक्षय में संधि शून्यता। इसके अलावा संधि स्फुटन, ग्लानि, नेत्र में आलस्य, उदर का तनु होना या उदर का पतला होना। ठीक है। और सुश्रुत ने बोला है मेदुर्मांस प्रार्थना, तो मेद और मांस की प्रार्थना किस में करते हैं? मेद क्षय में। और मेद वृद्धि में अंगों में स्निग्धता, उदर और पार्श्व में वृद्धि, काशवाश, दुर्गंध और प्रमेय के पूर्व रूप मिलेंगे। अगला है अस्थि। तो अस्थि क्षय में अस्थि तोध, ठीक है, और संधि शिथिल्य, तो कंटिन्यू याद रखेंगे, संधि वेदना, संधि शून्यता और संधि शिथिलता। इसके अलावा द्विज प्रवर्तन किससे? अस्थि से, क्षय से। और अस्थि वृद्धि में अध्यस्थि या फिर अधिदंत, मतलब दांतों का ज़्यादा होना, बड़ा होना, और अस्थियों का बड़ा होना। अगला है मज्जा। मज्जा में अस्थि क्षीणता होगी, दुर्बलता होगी, और अस्थि निस्तोध, अस्थि शून्यता, अस्थि शौशीर्य। ठीक है। इसमें संधि वेदना, संधि शून्यता, संधि शिथिलता, और यहाँ पे अस्थि निस्तोध, अस्थि शून्यता, अस्थि शोषिरता या अस्थि क्षीणता। तो अस्थि से सारे रिलेटेड मज्जा में, मज्जा क्षय में। इसके अलावा तिमिर दर्शन, अष्टांग हृदय ने और अष्टांग संग्रह ने तिमिर दर्शन बताए हैं मज्जा क्षय में। मज्जा वृद्धि में पूरे अंगों में और नेत्र में, समस्त शरीर और नेत्रों में गौरवता आएगी। शुक्र क्षय, शुक्र के क्षय होने से मेड और वृषण में वेदना होगी, मैथुन अशक्ति होगा, चिरप्रसेक शुक्र संग और रक्त प्रवृत्ति होगी, बोला है सुश्रुत ने। अष्टांग हृदय ने तिमिर दर्शन किसमें बोला है? सॉरी, अष्टांग संग्रह ने तिमिर दर्शन शुक्र धातु के क्षय में भी बोला है। ठीक है। तो तिमिर दर्शन मज्जा में बोला है अष्टांग हृदय ने, और शुक्र में बोला है अष्टांग संग्रह ने। इसमें मज्जा में तिमिर दर्शन की जगह तमो दर्शन बोला है अष्टांग संग्रह ने मज्जा में। ठीक है। बाकी शुक्र वृद्धि से शुक्र अश्मरी, अति प्रभाव, अतिश्री कामता, वृद्ध शुक्रम होगा। तो ये हो गए धातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षण। लास्ट मल की क्षय वृद्धि के लक्षण। तो मूत्र के क्षय से बस्तितोद, अल्पमूत्रता होगी सुश्रुत के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पिपासा होगी, प्यास लगेगी, और मुख में परिशुष्टता या मुख का शोष होगा। वृद्धि के लक्षण में भी बस्तितोद है, बस्तितोद दोनों के लक्षण में मिलेगा। इसके अलावा बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होगी, आधमान होगा। कृत्य अप्यकृत संज्ञा का मतलब मूत्र क्रिया करने के बाद भी पुनः मूत्र क्रिया करने की प्रतीति होगी। इसके बाद है पुरीष। तो पुरीष वृद्धि से, पुरीष क्षय से हृदय और पार्श्व में पीड़ा होगी। वायु का कुक्ष में शब्द के साथ ऊर्ध्वगमन होगा। ठीक है। तो वायु ऊर्ध्वगामी कब होगी? जब पुरीष का क्षय होगा। इसके अलावा आटोप और कुक्षी शूल कब होगा? जब पुरीष की वृद्धि होगी। अगला है स्वेद। तो स्तब्ध रोमकुप्तता, त्वचा में शोष, स्पर्श वैगुण्य, स्वेदनाश, स्वेद के क्षय के लक्षण होंगे। ठीक है। और उसके वृद्धि के लक्षण होंगे त्वचा में दुर्गंधता और कंडू आना। अगला है आर्तव, स्तन्य और गर्भ की क्षय वृद्धि के लक्षण। तो आर्तव क्षय होने से यथाउचित काल पर अदर्शन और अल्पता, आर्तव का दर्शन नहीं होगा या अल्पता होगी, और योनि में वेदना होगी। और आर्तव वृद्धि में अंगमर्द और अति प्रवृत्ति और दुर्गंधता आएगी। ठीक है। ऐसे स्तन क्षय होने पर स्तनों में मलिनता, ठीक है, या फिर अल्पता आएगी। और स्तन वृद्धि होने पर वापस से बार बार प्रवृत्ति होगी स्तन की। फिर गर्भ क्षय से गर्भ में अस्पंदन होगा, और अनुन्नत कुक्षी, मतलब जो कुक्षी या कोख है वो ज़्यादा ऊपरी भी नहीं होगी। ऐसे गर्भ वृद्धि से जठर में अभिवृद्धि होगी और स्वेद की वृद्धि होगी। तो स्वेद की वृद्धि इंपॉर्टेंट है, गर्भ की वृद्धि में स्वेद की वृद्धि होती है। अब कुछ को रिलेटेड है। तो जो वात की वृद्धि से निद्रानाश होता है, पित्त की वृद्धि से निद्रा क्षय अल्पता आती है, और कफ की वृद्धि से अति निद्रा आती है। और प्रजागरण होता है कफ के क्षय से। ठीक है। प्रजागरण और निद्रानाश में डिफरेंस है। फिर अंतर्दाह होगा कफ के क्षय से। अब अग्निनाश होती है रक्त की वृद्धि से, और अग्निसदन होगा कफ की वृद्धि से, और पित्त के क्षय से अग्नि व मंद होगी। तृष्णा होगा रस के क्षय से भी तृष्णा होगी, और कफ के क्षय से भी तृष्णा होगी। पिपासा कैरेक्टर है मूत्र के क्षय से। वात पुरुषता होती है वात वृद्धि में। त्वचा में पुरुषता होती है रक्त के क्षय में, और त्वचा में शोष होता है श्वेत के क्षय में। फिर हृदय में उत्क्लेद होगा रस के वृद्धि पे, और हृदय में ताम्यति हृदय पीड़ा या हृदय द्रव रहेगा रस के क्षय में। शिरा शौथिल्य पड़ा था रक्त के क्षय में, धमनी शौथिल्य मांस के क्षय में। अम्ल शीत प्रार्थना होगी रक्त क्षय में, मेदुर्मास प्रार्थना मेद क्षय में, और अम्ल शिशिर प्राप्ति रक्त क्षय में। ठीक है। ये दोनों सेम है। फिर है संधि वेदना, संधि स्फुटन, संधि शून्यता पड़ते हैं, संधि वेदना होती है मांस में, संधि स्फुटन या शून्यता मेद में, संधि विश्लेष होता है कफ वृद्धि में, और संधि शैथिल्यता आती है अस्थि में या कफ क्षय में। ओके। और संधि विश्लेष और संधि शैथिल्य कफ क्षय में या कफ वृद्धि में रहेंगे। अस्थियों में तोद सिर्फ अस्थि क्षय में होगा। इसके अलावा अस्थियों में निस्तोद, अस्थि शौशीर्य, अस्थि शून्यता कुछ भी है तो मज्जा धातु में।
अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हम, षट क्रियाकाल। तो षट क्रियाकाल, इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ किया है, सूत्र स्थान में अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय में। ठीक है, 6 प्रकार के बताए हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और व्यक्तावस्था या फिर भेद अवस्था। ठीक है, तो षट मतलब 6 और क्रिया मतलब चिकित्सा और काल मतलब समय। तो चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर या उपयुक्त समय। तो सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं दोषों के संचय काल में। तो संचय काल में क्या होगा, दोषों के स्वस्थान में उनकी वृद्धि होगी। तो दोषों का अपने स्थान में बढ़ना, स्वस्थान में वृद्धि करना। इसके लक्षण क्या क्या है, वात का लक्षण आएगा, स्तंभपूर्ण कोष्ठ, जो कोष्ठ रहेंगे वो भरे हुए प्रतीत होंगे। पित्त में क्या आएगा, पीताभासता या उष्मा की मंदता। कफ में आएगा गौरवता, आलस्य या फिर जो चय कारण है विद्वेष। ये हमें याद रखना, चय कारण विद्वेष किस में होगा, संचय में। ठीक है, वाग्भट ने भी संचय के सेम ही लक्षण बताए, इंपॉर्टेंट बस क्या बताए, विपरीत गुणों की इच्छा होना। तो विपरीत गुणों की इच्छा किस में होगी, दोषों के संचय काल में। अगला है प्रकोप काल। तो प्रकोप काल में क्या होंगे, दोष उन्मार्गामी होंगे। ठीक है, संचय में स्वस्थान में वृद्धि होगी और प्रकोप काल में दोष उन्मार्गामी होंगे। सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोष के प्रकोप के लक्षण क्या है, तो वात में कोष्ठ और तोद में वायु है वो संचरित होगी। पित्त में क्या होगा, अम्लिका, पिपासा या परिदाह होगा। कफ में अन्नद्वेष और हृदय उत्क्लेश होगा। वाग्भट के अनुसार प्रकोप के लक्षण क्या है, कोपस्थ, उन्मार्गामिता। ठीक है, अब उन्मार्गामिता मैंने याद रखना है इसमें। प्रकोप काल में वात में कब होगा प्रकोप काल, जब धर्मांते होगा। ठीक है, पित्त में होगा मेघांते और कफ में होगा वसंते। तो ये दो उन्होंने बताया है। ठीक है, धर्मांते मतलब वर्षा ऋतु में और मेघांते मतलब शरद ऋतु में। ठीक है, इसके अलावा प्रत्युष काल में वात का प्रकोप होगा, मध्याह्न में पित्त का और पूर्वाह्न में कफ का। सेम पराह काल में या फिर दिन के समय प्रातः काल में वात का, अर्धरात्रि पित्त का और प्रदोष काल में कफ का। ठीक है, प्रदोष और प्रत्युष काल याद रखना। और जीर्ण अन्न के जीर्ण होने पर वात का, जीर्यतन जब अन्न जीर्णित हो रहा है तब पित्त का और भुक्त मात्रे में कफ का प्रकोप काल होगा। यह प्राकृत प्रकोप काल है। इसके बाद है प्रसर काल। तो श्रोतों द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना, ये कब होता है, प्रसर काल में। सुश्रुत ने प्रसर के लक्षण बताए हैं, वात के लिए विमार गमन या अटोप होना, पित्त के लिए ओषचोष, परिदाह, धूमायन और कफ में अरुचि, अविपाक, अंगसाद और छर्दी। अब चिकित्सा के नियम देखते हैं। तो प्रसर अवस्था में पहले स्थानगत दोष की और बाद में आगंतुज की चिकित्सा की है। जब प्रसर अवस्था में हो तो पहले जिस दोष का स्थान है उसकी चिकित्सा और बाद में आगंतुज की चिकित्सा। अगर वायु का स्थान है, जो वायु है वो पित्त के स्थान में गई तो पहले पित्त की चिकित्सा होगी, पित्त कफ के स्थान में गया तो कफ की चिकित्सा होगी, कफ वात के स्थान में गया तो वात के अकॉर्डिंग चिकित्सा होगी। ठीक है, फिर वाग्भट ने प्रकोप के लक्षण बताए गए हैं कि स्वयं के स्थान पर समता और विकार। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होंगे, 15 प्रकार के होंगे। दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन के कॉमन लक्षण है। तो वात के संचय में स्तंभपूर्ण कोष्ठता होगी, पित्त में पित्तवास्था मंदुष्मा होगी और कफ में गौरवता, आलस्य और द्वेष होगा। प्रकोप देखेंगे तो वात का प्रकोप कोष्ठ और तोद संचरण दिखाएगा, पित्त का अम्लिका, पिपासा, परिदाह दिखाएगा, फिर कफ का अन्न द्वेष या हृदय उत्क्लेश दिखाएगा। ऐसे प्रसर में विमार गमन और आटोप वात का दिखाएगा, ओष चोष, परिदाह, धूमायन पित्त के प्रसर का, और अरुचि, अविपाक और अंगसाद होना या छर्दी होना कफ के प्रसर अवस्था को दिखाएगा। फिर है स्थान संचय। तो स्थान संचय में 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि दोष दुष्य समूर्छना प्रारंभ होती है और व्याधियों का पूर्व रूप दिखाई देता है। तो जो स्थान संचय अवस्था में प्रथम कुपित दोष के कारण जो है क्षय गुण्य होता है, उसके बाद श्रोतो दुष्टि होती है। तो क्षय गुण्य, दोष दुष्य समूर्छना या पूर्व रूप और श्रोतो दुष्टि सारे वर्ड्स स्थान संचय अवस्था से रिलेटेड है। व्यक्तावस्था में क्या होगा, दोष दुष्य समूर्छना पूर्ण हो जाती है, प्रारंभ होगी स्थान संचय में और पूर्ण हो जाएगी व्यक्त अवस्था में, और उसमें जो व्याधि के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। आखिरी है भेद अवस्था। रोगों के दोषों के प्रदान के आकार पर भेद स्पष्ट हो जाते हैं। भेद अवस्था में व्याधि में उपद्रव उत्पन्न होने लग जाते हैं और चिकित्सा न करने पर वो क्या होंगे, असाध्य हो जाएंगे। अब हम लास्ट पॉइंट याद रख लेते हैं, आज का मनुष्य के शरीर का प्रमाण। तो चरक ने 84 अंगुल पर वो बताया है मनुष्य का प्रमाण। अष्टांग संग्रह ने भी सेम बताया है। सुश्रुत और अष्टांग का इंपॉर्टेंट, हृदय का इंपॉर्टेंट याद है। हृदय ने 3.5 स्वयं के हाथ बताया है और सुश्रुत ने 120 अंगुल बताया है। ठीक है, तो ये चारों मनुष्य के शरीर का प्रमाण अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।